मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। कैम छो दोस्तों? होप सो गाइज आप घर होंगे, सुरक्षित होंगे। और गाइज अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर एक सिंगल टॉपिक नहीं है। आज हम करंट अफेयर के कुछ मिक्स टॉपिक उनको एज ए क्वेश्चन फॉर्म के अंदर आपके लिए लेके आए। क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें आईबीपीएस एएफओ में, तो आईबीपीएस एएफओ में आपको भी पता है बहुत ज्यादा जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आप किसी एक सिंगल टॉपिक पर रिलायबल नहीं हो सकते, आप किसी एक सिंगल सब्जेक्ट पे रिलायबल नहीं हो सकते, क्योंकि आईबीपीएस एएफओ के अंदर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बेस पर भी, और आपको पता है बीटेक एग्रीकल्चर के बेस पे भी, यानी कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बेस पे, और आपका डेयरी टेक्नोलॉजी के बेस पे, है ना। तो आपका फूड एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे भी इसके अंदर जो है सभी बच्चों को एज ए आपका माना जाता है कि वो सभी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो गाइज ये समझिए कि ये सारे टॉपिक ही रिलेटेड रहते हैं। और उसी के साथ अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम को अगर आपका देखते हैं, तो देखो 2000 हमारा अगर हम 17 से पहले की बात करें, 17 की बात करें, तो उस समय हमारे बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो देखने को मिलते थे वो हमारे फूड के रिलेटेड या फिर जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स या फिर मतलब प्रोटीन एंजाइम उनसे भी देखने को मिले थे। उसके बाद क्या हुआ कि आपका हर बार कुछ ना कुछ एक नई डाइवर्सिटी, नया कुछ देखने को मिला था आपके आईपीएस एएफओ में, है ना। जैसा कि अगर हम देखें तो कई बार आपके जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को फोकस किया गया, कई बार आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस को फोकस किया गया। तो ये बड़ी मतलब यहाँ पर ये है कि हमें मतलब हर बार ये देखने को मिलता है कि कुछ नया आ रहा है। तो गाइस यही चीजें हम देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेनली जो मेजर आपके टॉपिक्स हैं उनके अंदर से जो मेजर क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के अंदर जो करंट अफेयर पार्ट आपका आता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, उन्हीं को क्वेश्चन फॉर्म के अंदर मैं लेके आया हूं और उनको मैं उन्हीं के साथ जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जहां भी आपको डाउट लगे आप बाद में भी पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप प्रेजेंट है, अवेलेबल है आपके लिए, और चैनल भी अवेलेबल है। चैनल के अंदर हम क्वेश्चंस अलग से देते हैं, डिस्कशन ग्रुप के अंदर आपको अलग से क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो है हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है उन चैनल के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आज के इसके अंदर, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अनाउंस व्हिच स्कीम इन 2020 टू मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन ऑयल सीड प्रोडक्शन। पूछा गया कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यानी कि अभी अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है किसके रिलेटेड, ऑयल सीड प्रोडक्शन के रिलेटेड। आपको पता है ऑयल सीड जो क्रॉप्स होती हैं वो हमारी मेजरली जो ऑयल सीड प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया कि 2020 में से इनमें से कौन सी स्कीम को लॉन्च किया गया है। मिनी मिशन 1 को किया गया है, तिलहन मिशन को किया गया है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम को किया गया है, या प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड एंड मेज को किया गया है, या फिर ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम को किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी रिसेंट के अंदर 2020 में आपकी तिलहन मिशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब तिलहन मिशन स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसको लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों इस मिशन को जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया, इसका रीजन क्या था। आप जैसा कि जानते हैं, देखो हमारा जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के अंदर, है ना। उसके अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपको पता है फर्स्ट पर यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड ब्राजील, और आपका फोर्थ जो है वो इंडिया का रैंक आता है। फिर भी अगर हम बात करें तो ऑयल सीड प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल क्रॉप एरिया में हमारा 13% एरिया में हम ऑयल सीड क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें पाम ऑयल को वहां, आपका आपने सुना होगा मलेशिया के रिगार्डिंग, है ना। तो मलेशिया से हमें क्या है कि सबसे ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी रिसेंट में आपको पता होगा पिछले साल ऑयल सीड जो है आपका ऑयल को कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना बंद कर दिया था मलेशिया से, क्योंकि उन्होंने अपने इंडिया के रिगार्डिंग कुछ आपके बयान दिए थे, कुछ गलत मतलब जो है यूएन के अंदर बोला था। उसी वजह से जो एक अपवर्ट होने की वजह से वहां पर आपका जो है इंडिया ने वहां से इंपोर्ट करवाना एक टाइम के लिए बंद कर दिया था। लेकिन मेनली आपको पता है कि हम इंडिया, हमारी कंट्री जो है, हम ऑयल पाम को क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाने का काम करते हैं।
तो अब उसी चीज से क्या है कि गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम इंपोर्ट करवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बर्डन आ रहा है, तो इसीलिए इस इंपोर्ट को कम करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया ताकि जो है हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। यहाँ पर आपका डेटा दिया गया है कि 2019-20 के अंदर आपका एस्टिमेटेड जो आपका, अगर हम सेकंड एडवांस एस्टिमेट की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 34.1 मिलियन 19 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था किसका, ऑयल सीड का, जो कि आपका कहीं ना कहीं 2.67 मिलियन प्रोडक्शन ज्यादा था 2018-19 के अंदर, जो आपका 31.52 मिलियन प्रोडक्शन था। सो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है ऑयल सीड का उसको इंक्रीज करवाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो आपके एग्जाम के अंदर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये जो सारे के सारे टॉपिक, जो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं, सारे ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका अगला क्वेश्चन है, Apiary on Wheel launched a unique concept to help beekeeping to achieve national honey mission under which ministry? आपसे पूछा गया कि जो आपका Apiary on Wheel जो मिशन एक लॉन्च किया गया है वो आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो एपियरी एंड व्हील है ये आपका किसके रिलेटेड, यहाँ पर आपका जो है कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? तो आपको कहीं ना कहीं मैं बता दूं, सबसे पहले एपियरी एंड व्हील क्या है इसके अंदर आपको पता होगा। अभी रिसेंट हमारे जो है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री है उसके अंडर में क्या किया गया था, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं बी कीपर्स जो होते हैं, जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपको जो है समर सीजन के अंदर मधुमक्खियां जो होती है वो मरने लग जाती हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या किया गया कि यहाँ पर एक 4 व्हील जो है कहीं ना कहीं आपका जो है एक पूरा का पूरा व्हील्स के ऊपर ही आपका एपियरी को जो है यहाँ पर सेटअप किया गया है। टोटल आपके बॉक्सेस के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको ये देखिए पूरा का पूरा इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा एक मॉडल सेट किया गया है जिसके अंदर आपके 5 बॉक्सेस ऊपर होते हैं, 5 बॉक्सेस नीचे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस साइड भी आपका, दूसरी साइड जो है उस साइड में भी 5 से 5 बॉक्सेस आपके रहते हैं। तो टोटल आपके 20 बॉक्सेस आपके एपियरी के रहते हैं, मधुमक्खी के रहते हैं, और इन बॉक्सेस के अंदर हनी भी जो आपकी मधुमक्खी होती है उनको रखा जाता है, उनके पूरे सेटअप, और इसके अंदर पूरा का पूरा सोलर पैनल सिस्टम लगा होता है जिसकी वजह से कूलिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि आपके जो मधुमक्खी पालन के जो स्मॉल बी कीपर, क्योंकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उसका कहीं ना कहीं लॉन्च करने का रीजन बनता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपके लघु उत्पादक होते हैं, जो आपके माइक्रो जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होते हैं पर्सन है ना, तो वो अब क्या करते हैं, बी कीपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। उन्हें अगर आप देखोगे तो समझ में आता है आपको कि ये एक प्रकार से आप कहीं भी मूव ऑन कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हो इसको, तो इसके लिए ही इसको लॉन्च किया गया था। समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, Which of the following agriculture law is recently formed in 2020? आपको पता है अभी रिसेंट के अंदर हमारे कौन कौन से एग्रीकल्चर लॉ आए हैं, तो इनके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लॉ अभी रिसेंट में आया है। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, और आपका दूसरा है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस, या आपका द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। जैसा कि आप जानते हैं ये तीनों ही बिल अभी लॉन्च किए गए हैं, और इन तीनों बिल के रिगार्डिंग, तीनों लॉ के रिगार्डिंग आपके जो है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अभी फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट रेडी हुई है कि नहीं हम जो है इन लॉ को वापस नहीं लेंगे, लेकिन फार्मर्स बोल रहे हैं कि आप इनको लॉ को वापस ले लीजिए, ये हमारे बेनिफिट के नहीं है। तो सबसे पहले इनके बारे में पहले भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन दोबारा से मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो बिल क्या बोलता है, क्या इसके अंदर कहानी है, इसमें लॉ में क्या है, इसमें अंदर बोलता है कि आपका जो फार्मर है उसको ऑल ओवर इंडिया लेवल में जो आपका पैन सिस्टम है, वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट, जो वो कॉन्सेप्ट है उसी के बेस पे ये जो प्रोवाइड करवाया गया है, वन नेशन वन मार्केट की ऑल ओवर इंडिया लेवल में आपका फार्मर कहीं भी प्रोड्यूस को बेच सकता है। दूसरा, आपको दूसरे स्टेट के अंदर अगर कोई फार्मर अपना प्रोडक्ट लेके जाता है तो उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा आपका सेस नहीं लगेगा, कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा, कोई
चार्जेस नहीं लगेगा। तीसरा, इसके अंदर जो इंट्रा स्टेट जो है वो आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग भी इसके द्वारा पॉसिबल है। ये आपका पहला लाभ होता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट के इस लॉ के रिगार्डिंग जो है फार्मर बोल रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? फार्मर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो लो है ये कहीं ना कहीं एक बार के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन बाद में इनका जो है हमारे ऊपर क्या बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। आपकी जो एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है उनको बंद कर दिया जाएगा। मेनली पंजाब और हरियाणा के फार्मर ही इसमें इन्वॉल्व है। वो फार्मर क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि एपीएमसी जो अच्छी तरह से जो लागू होती थी वो केवल इन 2 स्टेट में थी, बाकी हर जगह हर स्टेट के अंदर जो है इनका डिमोलिशन ऑलरेडी हो रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से ही ये 2 स्टेट ही मेनली इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट को भी अभी रियलाइज हो चुका है तो वो स्टेट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं आपका ये हो सकता है इन जो फार्मर्स का और आपका जो गवर्नमेंट का है तो इनको सुलझाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि एक या तो हो सकता है इन लोगों को रद्द किया जाए या फिर इसके अंदर कुछ इस प्रकार से चेंजेस किए जाए, इनको फार्मर्स को एश्योरेंस दिया जाए कि हाँ आपके साथ जो है डिमोलिशन नहीं होगा, तभी आई थिंक सो ये जो है कहीं ना कहीं जो आंदोलन चल रहा है वो आपका रुक सकता है। नेक्स्ट अगर लॉ की बात करते हैं तो हमारा क्या है, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट टू प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल। देखिए गाइस, इसके अंदर क्या है कि आपके फार्मर को एश्योरेंस दिया जाता है। फार्मर को यहाँ पर एक प्रकार से एक क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट जो आपका होता है, इसके अंदर ये जो एक प्रकार से बोलूं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिलेटेड बात की जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो उसमें क्या होगा गाइस कि आपका फार्मर को कहीं ना कहीं उसका मार्केट से ज्यादा जो प्राइस या तो मिलना चाहिए या फिर मार्केट के अंदर जितना अवेलेबल प्राइस है उतना ही प्राइस आपके फार्मर को मिलना चाहिए, ताकि वो उसका अच्छा इनकम जो है बढ़ सके, उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो सके। इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका कहीं ना कहीं जो मार्केट के अंदर जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो थी कहीं ना कहीं है ना, कि मार्केट के अंदर आपके प्राइस को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था कि आपका मार्केट में प्राइस क्या रहने वाला है, क्या हो सकता है। तो पहले ही क्या होगा कि आपका एक एग्रीमेंट बनेगा कि इस प्राइस पे आपका जो है परचेज किया जाएगा प्रोडक्ट को। लेकिन फिर यही बात है कि यहाँ पर फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फार्मर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा गुजरात के अंदर इसी प्रकार से ये ऑलरेडी जो है स्कीम चल रही थी। और वहां पर क्या था कि गुजरात के अंदर स्कीम चल रही थी, लेकिन फिर भी वहां पर जो प्राइवेट कंपनीज थी जिन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था उन लोगों ने एक्यूरेट प्राइस आपके फार्मर को प्रोवाइड नहीं करवाया, और इसी वजह से क्या हुआ था आपका कहीं ना कहीं फार्मर बोल रहे हैं कि बाद में हमारा एक्सप्लॉइटेशन होने वाला है, हमारे साथ जो है वो गलत होने वाला है, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बहुत कुछ चला जाएगा। और इसका जो है एक चीज और भी है कि आप इसको लेके कहीं भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इसका जो निपटारा होगा वो केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपका कलेक्टर है वही कर सकता है। उसके बाद आपका इसको कोर्ट में किसान नहीं लेके जा सकता। तो कहीं ना कहीं किसानों को ये आपका एश्योरेंस नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं शायद उनका जो है नुकसान हो सकता है इसकी वजह से, इसलिए ही फार्मर जो है इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करने के बाद पॉसिबल हो सकता है कि इस लॉ को जो है रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट गाइस, अगर हम बात करते हैं तो अगला आपका द एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर आपको बताता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी जो पहले एग्रीकल्चर कम्युनिटीज थी वो आपकी एसेंशियल कम्युनिटीज में मानी जाती थी। अब एसेंशियल कम्युनिटीज क्या होती है? एसेंशियल कम्युनिटीज का मतलब होता है गाइस कि वो कम्युनिटीज जिनको आप एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर स्टोर कर सकते हो, उससे ज्यादा कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा स्टोर करते हो तो आपके ऊपर आप जो है कहीं ना कहीं आप लॉ को ब्रेक करते हो, और लॉ को ब्रेक करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सजा का प्रावधान होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को आपका जो है बाहर कर दिया गया एसेंशियल कम्युनिटी से। अब एसेंशियल कम्युनिटी से जब बाहर किया गया तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा कि जो आपके अभी एसेंशियल कम्युनिटीज में कौन कौन सी क्रॉप को बाहर किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। सीरियल्स को, पल्सेस को, ऑयलसीड को, एडिबल ऑयल को, अनियन को और आपका पोटैटोज को। तो ये जो आपकी क्रॉप जितनी भी बाहर की गई है एसेंशियल कम्युनिटीज में से, अब इसको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कम्युनिटीज बाहर की गई है इससे क्या होगा कि आपका ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट लाया गया था। अब एक्चुअल में क्या होगा कि देखो फार्मर के पास इतनी जगह नहीं है कि वो उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सके या फिर ज्यादा अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सोच के देखिए आपका किसान जल्दी से कोई भी प्रोडक्ट अपना मार्केट में क्यों लेके आता, वो जैसे ही प्रोडक्ट को आपका हार्वेस्ट करता है तुरंत मार्केट में लेके आ जाता है। अब ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में कि आपके इंडिया के अंदर 85 to 87% मार्जिनल फार्मर है। तो 85 to 87% अगर मार्जिनल फार्मर है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे फार्मर कभी भी ना तो इनको स्टोर कर सकते हैं ना इनकी रेगुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि हम एफपीओ लेके आए हुए हैं, 10,000 एफपीओ का रेगुलेट किया जा चुका
सकता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपके इंडिया के अंदर टोटल कितने एफपीओ का निर्माण किया गया है, टोटल कितने एफपीओ जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो 10,000 एफपीओ। एफपीओ क्या होते हैं? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की आपके जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है ना, जिसमें पर ग्रुप के अंदर 100 फार्मर आपके इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस ग्रुप को आपका कहीं ना कहीं क्या है कि इससे फायदा मिलेगा किसानों को, और इसमें जब कलेक्ट होकर सभी फार्मर जब एक साथ में आएंगे तो उससे उनको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो है गवर्नमेंट बात बोल रही है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर देखा जाए तो हो सकता है फार्मर का डिवोल्यूशन भी पॉसिबल है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर एक सिंगल फार्मर अगर कहीं होता है, वो अगर एफपीओ में नहीं जाता है, तो उस केस में वहां पर उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। सो गाइस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें से इन एसेंशियल कमोडिटीज को बाहर किया गया है, तो इनमें से मतलब कोई भी आपका जो ट्रेडर होगा वो आपका इसको लॉन्ग टर्म तक जितने मर्जी प्रोडक्ट को स्टोर कर सकता है। सो गाइस, ये हमारा क्या था, आपका इंपॉर्टेंट लॉ था। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? जो आपका मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है वो किस स्टेट के द्वारा इंडिया के अंदर लॉन्च की गई है? यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा या पंजाब? देखिए गाइस, ये स्कीम आपकी हरियाणा स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। इस स्कीम को लॉन्च क्यों किया गया, इसका रीजन ये है कि आपको पता है डे बाय डे हमारा क्या होता जा रहा है कि हमारे आपको पता है राइस एक हरियाणा और पंजाब के अंदर एक ट्रेडिशनल क्रॉप नहीं है ना, और यहाँ पर क्या है कि इस क्रॉप को अगर ग्रो करवाया जा रहा है राइस को, तो उसकी वजह से डे बाय डे हमारा जो वाटर लेवल है वो डिप्लीट होता जा रहा है। वाटर लेवल जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो आपका कम होता जा रहा है। आपको पता होगा इंडिया के अंदर मोर देन 70% वाटर इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, है ना। तो इसकी वजह से आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो जिन आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जिन एरिया के अंदर आपका कहीं ना कहीं ज्यादा वाटर लेवल यानी कि पानी जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, उनके लिए आपका एक हरियाणा गवर्नमेंट ने स्कीम को लॉन्च किया गया है। उन्होंने बोला है कि आप जो है कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, अपनी जो क्रॉप ग्रो करवा रहे थे यहाँ पर आपकी जो राइस की क्रॉप है उसको चेंज करके आप मेज, कॉटन या फिर आपकी मिलेट क्रॉप को यहाँ पर ग्रो करवाइए, जिससे क्या होगा कि आपका डाइवर्सिटी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपके फील्ड की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और आपका ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी बचेगा। इसके लिए उन्होंने आपका अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि अगर आप दूसरी क्रॉप के ऊपर जाते हो तो हम यहाँ पर 85% सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं आपको ड्रिप इरिगेशन के लिए। तो मतलब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ताकि ग्राउंड वाटर लेवल यानी कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको बचाने के लिए। और ये जो स्कीम है वो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, और इसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है कि और इसके अंदर ये बोला गया है कि जिन स्टेट का या जिन एरिया का 40 मीटर से अधिक जो है वो कहीं ना कहीं नीचे जा चुका है ग्राउंड वाटर टेबल, ये उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में वहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, आपका जो है वाटर आपका क्राइसिस आने वाला है। तो इसी वजह से ये जो स्कीम है लॉन्च किया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि which of the following crop variety is among the recently launched bio-fortified varieties? आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने FAO जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा उनके जब एक प्रोग्राम अभी ऑर्गेनाइज हुआ था तो उसी के बिहाफ और उस टाइम जो है इन्होंने एक आपकी 17 बायो-फोर्टिफाइड वेराइटीज को लॉन्च किया था इंडिया के अंदर। और ये बायो-फोर्टिफाइड वेराइटीज क्या होती है, जिनके अंदर आपका न्यूट्रिएंट वगैरह या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा जब आपका ऐड किया जाता है या उनके अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंक्रीज की जाती है, क्वालिटी प्रोटीन जैसे मेज होता है उसको इंक्रीज किया जाता है, या फिर उसके अंदर आपका कोई और कंटेंट जो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो इंक्रीज किया जाता है, या फिर कोई एक टॉक्सिक सब्सटेंस उसको रिमूव किया जाता है, तो वो हमारी जो प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारी जो वेराइटीज होती हैं उन्हें आप बायो-फोर्टिफाइड वेराइटीज बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका CFMV1 है, पूसा मस्टर्ड 32 है, गिरनार 4 है, HI 1633 है, या आपका ऑल ऑफ दीज है। तो गाइस इसके अंदर CFMV1 जो है वो आपका मिलेट वेराइटी है, फिंगर मिलेट का है, और पूसा मस्टर्ड 32 जो आपका मस्टर्ड का वेराइटी है जिसके अंदर यूरेसिक कंटेंट को इंक्रीज किया गया है, और जो आपका CFMV है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए मिनरल यानी कि आयरन आपके जो कंटेंट है उसको इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट अगर गिरनार 4 की बात करूं तो ये आपका ग्राउंडनट का बायो-फोर्टिफाइड वेराइटी है। गिरनार 4 और गिरनार 5 के नाम से दो वेराइटीज थी।
HI 1633 की बात करते हैं तो ये आपकी वीट की वेरायटी है, गेहूं की वेरायटी है ना। तो यहाँ पर सभी वेरायटी जो है रिसेंटली लॉन्च्ड है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और आपकी ऑल ऑफ दीज वेराइटीज इसमें आएगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक लिस्ट है 17 जो आपकी बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वेराइटीज है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड डे के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका अभी उसके कह सकते हैं जब इनका स्टार्ट हुआ था, है ना, तो उसी के बिहाफ पर वर्ल्ड फूड डे बनाया जाता है, और उसी समय इन 17 वेराइटीज को लॉन्च किया गया था। सीआर धान 315 राइस की वेरायटी है, वीट के लिए दो आपकी 5 वेराइटीज है यहाँ पर, HI 1633, SD 3298, आपका DBW 303 और आपका DDW 48 और MACS 4058, यानी कि ये सारी की सारी वीट की वेराइटीज हैं। और नेक्स्ट आपका मेज के लिए LQMH1 वेराइटी है, और आपका LQMS2 वेराइटी और LQMS3 वेराइटी भी आपकी मेज की ही है। फिंगर मिलेट के लिए जो हमने अभी देखी थी CFMV1 और CFMV2, दोनों ही वेराइटी आपकी किसकी है, फिंगर मिलेट की। लिटिल मिलेट के लिए CLMV1 है, और आपका मस्टर्ड का PM32 जो कि अभी भी देखा था। ग्राउंडनट के लिए आपका गिरनार 4 और गिरनार 5 है, और येम का DA 340 और श्री नीलिमा, ये दो वेराइटीज जो है वो आपकी येम की है। देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना कि यहाँ पर ये वैरायटी जो लॉन्च की गई थी, यहाँ से क्वेश्चन स्वाभाविक है आपका पूछा जाना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। बाकी हमने टेलीग्राम चैनल में आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम आपका डिस्कशन ग्रुप, दोनों को आप ज्वाइन कीजिए। और हम आपसे वहां पर राय भी लेते हैं कि आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस है उनके लिए आप सजेशन कर सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट है उन टॉपिक को हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। और आने वाले इस साल के लिए 2021 में हम आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आने वाले हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं इस चैनल के ऊपर तो आपको वो सरप्राइज जल्दी ही मिलने वाला है, आपको नोटिफिकेशन वहां पर मिलता रहेगा। और आप हमारे YouTube चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको क्वालिटी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाएं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस कि आज के इस टाइम के अंदर सभी लोग इस भागदौड़ में लगे पड़े हैं कि कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम जो है इस चीज के अंदर कि आपको पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन यहाँ हमारा मेन टारगेट ये रहता है कि पैसा देखो वो तो इंपॉर्टेंट है, हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि स्टूडेंट का कभी भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आज अपना अच्छा जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाते हो तो उससे आगे आने वाले टाइम में हमें फायदा मिलने वाला है ना। तो आप उस चीज को समझिए कि आपका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आप इन चीजों को अगर शेयर करते हो तो अपने फ्रेंड को बेनिफिट दे सकते हो इन चीजों के द्वारा। सो गाइस, आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं सभी जगह पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपका टेलीग्राम, ठीक है। तो हम सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। और उसी के साथ हम एक नया बैच आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं आपका फरवरी के अंदर। उस बैच से जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं 31 दिसंबर तक हम आपके लिए ऑफर अवेलेबल करवा रहे हैं 20% का। उसके बाद ऑफर अवेलेबल नहीं होगा। और उसी के साथ जो मेंस के लिए IBPS AFO मेंस के लिए जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।